तो क्लास 12th इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। सो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन सिस्टम है इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को जनरेट करते बनाते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, also tissue cells and सब soluble molecules like antibodies। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी का जनरेट करता है। सो एज वी रीड, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि इम्यून सिस्टम में एक यूनिक सेंस है, एक यूनिक फीचर है उसका कि वो क्या करता है, जो उसकी सेल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ सेल्स जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उन्हें, और जो फॉरेन एंटीजेंस आते हैं वो उनको बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है, और पहचानने के बाद उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करता है, और साथ ही साथ इस रिस्पॉन्ड को वो ऑलवेज रिमेंबर करके भी रख सकता है। इन फ्यूचर अगर ऐसे ही सेल्स वापस आती हैं तो ये इम्यून सिस्टम हमारे जो सेल्स आई हैं उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड तुरंत एंटीबॉडीज़ जनरेट करने लगता है। ऑल्सो ये इम्यून सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो अब हम इन इम्यून सिस्टम के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको एक एक करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या ऐसे ऑर्गन्स से बने हुए हैं जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है हमारी। सो ये एक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर ये लिम्फोसाइट सेल्स जनरेट होती हैं, मैच्योर होती हैं, और प्रॉपर अपने नंबर को वो क्या करती हैं, इंक्रीज़ करते रहती हैं। प्राइमरी लिम्फोसाइट सेल्स जो कहाँ बनती हैं, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस होता है इन साइड अवर बॉडी, यहाँ पर वो जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। आफ्टर द ओरिजिनेशन उनमें वो कैसे होते हैं, स्टार्टिंग जब वो ओरिजिन हो रहे होंगे तो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स में फिर क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आफ्टर द डिफरेंशिएशन इनमें क्या होता है, जो ये एंटीजेंस है, बिकॉज ये क्या होता लिम्फोसाइट सेल्स है उनमें एंटीजेंस सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। दैट मीन्स इन स्टार्टिंग जब वो ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट हो जाने के बाद जब उनमें डिफरेंशिएशन होता है, सो पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए उनमें कुछ सेंसिटिव कुछ लिम्फोसाइट जनरेट हो जाते हैं जो कि एंटीजेंस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। आफ्टर द मैच्योरेशन जो ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो ये सारे जो ऑर्गन्स मैंने अभी आपको बताए, इनमें ये जो सेकेंडरी एंड मैच्योर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये मूव कर जाती हैं। ऑल्सो द सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड साइट किसके लिए, जो हमारे यहाँ पास लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बिकॉज जो भी एंटीजन आएंगे बाहर से, जो भी एंटीजन आते हैं उनको प्रोवाइड एक साइट भी प्रोवाइड करता है जिससे उनके साथ एंटीजन के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। ऑल्सो इंटरेक्शन करने के साथ साथ वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सके और एक इफ़ेक्टिव सेल्स की तरह वहाँ पर जनरेट हो सके। ऑल्सो अगर हम लोकेशन देखना चाहते हैं वेरियस लिम्फोसाइट्स का, तो ये डायग्राम दिया गया है 8.5। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये थाइमस का एग्जाम्पल दिया गया है, लिम्फेटिक वेसल्स का एग्जाम्पल दिया, लिम्फ नोड का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से लिम्फ नोड बन जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बन जाती हैं, एंड द थाइमस जो यहाँ पे सेंटर की बॉडी में मौजूद है। एंड बोन मैरो क्या है, बोन मैरो हमारे बैकबोन में मौजूद है। तो बोन मैरो इज़ अ मेन लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर ये लिम्फॉइड सेल्स जनरेट होती हैं। ऑल्सो द थाइमस जो ये ग्लैंड है, जो थाइमस होता है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे हार्ट के नियर में लोकेटेड होता है, और जो ब्रेस्ट बोन होती है उनके नीचे की तरफ पाया जाता है। थाइमस जो क्वाइट लार्ज, जब वो बच्चा जन्म लेता है या फिर डेवलपमेंट होना उसका स्टार्ट होता है तो उस टाइम वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जैसे 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 वो जन्म लेता है आफ्टर द बर्थ, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी यानी एडोलसेंस की जब एज आना स्टार्ट हो जाती है, तो जो ये साइज़ है थैलमस का वो धीरे धीरे स्मॉल होने लगता है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ऑल्सो जो बोन मैरो है एंड जो थाइमस प्रोवाइड अ
इन्वायरमेंट दोनों ही कौन, बोन मैरो और थाइमस, हम एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं जिससे जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट्स की फॉर मेकिंग द इम्यूनिटी। सो जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है उनके मैच्योरेशन में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, कौन, बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि लिम्फोसाइट सेल्स को और फैगोसाइट सेल्स को डेवलप करके रखता है, मतलब अपने पास कंटेन करके रखता है। लिम्फोसाइट सेल एंड फैगोसाइट सेल्स दोनों ही हेल्प करते हैं जब फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए दोनों ही जो साइड से सेल से हेल्प करती है। ऑल्सो ये फिल्टर की तरह भी काम करती हैं, जैसे जो ब्लड है, हमारे ब्लड से बोन मैरो में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो बोन मैरो से आ रहे हैं, और उनको वो क्या करता है, ट्रैप करके रख लेता है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया स्प्लीन, स्प्लीन एक लार्ज रिजर्वॉयर है और इलेक्ट्रोसाइट सेल्स का यानी कि आरबीसी का एक बहुत बड़ा सा रिजर्वॉयर है जहाँ पे वो मौजूद होती हैं। एंड ऑल्सो जो लिम्फेटिक नोड्स बनते हैं हमारी बॉडी में वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पॉइंट्स में हमारी बॉडी में लोकेटेड रहते हैं, मौजूद होते हैं। एंड दिस कॉल द लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम एक यहाँ पर जनरेट करते हैं। लिम्फ नोड्स सर्व करते हैं, यानी किस तरीके से काम करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अदर एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में बाय द लिम्फ या फिर बाय द टिश्यू एंटर करना चाहते हैं, उनको ये प्रॉपर ट्रैप करके रखते हैं, हटाते हैं हमारी बॉडी से, उसे रिमूव करते हैं। ऑल्सो एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, ये सब मिलकर एक लिम्फोसाइट सेल्स को जनरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एंड ऑल्सो जो इम्यूनिटी सिस्टम में रिस्पॉन्स करती है उस रिस्पॉन्स के में करने में भी हेल्प करते हैं। सो देयर आर द सम लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे कुछ लिम्फोइड टिश्यू बताया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, मेजर ट्रैक्स में मौजूद होते हैं, लाइक रिस्पायरेटरी, डाइजेशन एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरोजेनाइटल जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू हैं। सो इन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, मैल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में लोकेटेड रहते हैं। एंड द 50% ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में 50% इन ह्यूमन बॉडी लिम्फोसाइट सेल्स टिश्यू मौजूद हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एड्स। एड्स एक डेंजरस डिजीज़ है और इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड दैट मीन्स जो हमने बाहर से अडेप्ट किया है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, डिफिशियंसी कमी आ रही है और उसके द्वारा होने वाले सिम्टम्स। तो ऐसी एक डिजीज़ जिसमें बाहर से हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बना देती हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में सिंड्रोम्स या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंड फिर आप बहुत वीक हो, मतलब जो भी पर्सन है वो बहुत वीक हो जाता है एंड उसे बहुत छोटी छोटी सी डिजीज़ हो जाती है जो भी उसे काफ़ी अफेक्ट कर देती हैं। सो दिस डिज़ीज़ ये जो डिज़ीज़ है, इस डिज़ीज़ में मेनली जो इम्यून सिस्टम है उसी की डिफिशियंसी होती है, इम्यून सिस्टम को ही हार्म पहुंचता है। और ये जो डिज़ीज़ है ये एक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग एनी टाइम। लाइफ में आपको ये डिज़ीज़ कभी भी हो सकती है, किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकती है। और ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, दैट मीन्स बर्थ से नहीं होती या फिर जेनेटिक है कुछ केसेस में, मगर कॉन्जेनाइटल नहीं है मतलब बर्थ से में भी ऐसी जो उसके चांसेस है वो कम है या फिर नहीं होती है। ऑल्सो जो सिंड्रोम्स है इस ग्रुप को सिंड्रोम्स को या सिम्टम्स हैं वो ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स ने यहाँ पर बताया गया। एड्स फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था इन 1981 में। एंड इन 25 ईयर्स में ये पूरे ओवरऑल स्प्रेड वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया और जिसकी वजह से 25 मिलियन पर्सन्स की डेथ भी हो चुकी है। एड्स इज कॉज बाय एड्स जो है कॉज होता है बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV।
HIV। सो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से ये इस कॉज होता है, और ये वायरस है एक्चुअली जो वायरस का ग्रुप होता है जिसे रेट्रोवायरस बोलते हैं, रेट्रोवायरस में से ही एक ये वायरस है जिसकी वजह से एड्स कॉज होता है। ये जो वायरस है, ये इस वायरस के चारों तरफ एक कोटिंग होती है, एक कवर होता है, और जिसमें जो कि इनक्लोज होता है, जुड़ा होता है RNA जीनोम से। जब ये HIV वायरस किसी भी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, तो वो किस किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। फर्स्ट इज इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। या इफ़ कोई ऐसा पर्सन है जिसको HIV या एड्स के सिम्टम्स है या एड्स है उसे, अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो उससे एड्स के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाय सेकेंड पॉइंट इज बाय ट्रांसफ्यूजन और कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, या जब कोई पर्सन है उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वो हॉस्पिटल गया या फिर कहीं भी जाता है, तो अगर उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो ब्लड को चढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें ऐसा कोई भी डिजीज़ ना हो, ऐसा डिजीज़ के कोई वायरस ना हो। बिकॉज ब्लड के थ्रू या फिर ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लाज्मा हमें ब्लड से मिल रहा है, तो RBC मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ब्लड नहीं चढ़ाते लेकिन प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं ताकि प्लेटलेट्स अगर कम है तो वो बढ़ सकें, तो इस तरीके से चीज़ें भी की जाती हैं। तो उस दौरान भी चेक कर लेना चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सनस का ना हो। ऑल्सो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स होती हैं उनको ड्यूरिंग जो ड्रग्स प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स अब्यूज़र्स होते हैं, ड्रग्स लेते होते हैं, तो एट दैट टाइम वो एक ही निडल का यूज़ करते हैं, तो जिससे भी स्प्रेड हो सकता है एड्स। ऑल्सो इन्फेक्टेड पर्सन टू हर अनपर्सन मदर, अगर कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है और ऑल्सो अगर उसे एड्स है, सो उससे होने वाला जो उसका बेबी है उसको भी हो सकता है कि ये डिसीज़ हो जाए, और ये ट्रांसमिट होती है बाय द प्लेसेंटा, बिकॉज एक मदर से उसका बेबी प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने सारे चेकअप करवाने चाहिए अच्छी तरीके से, ऑल्सो ये चेकअप भी करवाना चाहिए, और ऐसी कोई प्रॉबिलिटी है तो उसके रिगार्डिंग डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ताकि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ना हो। नेक्स्ट ओके, सो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पे जो रिस्क है यानी किससे ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा रिस्क की बात की जाए कि ये जो डिज़ीज़ अभी यहाँ पर मैंने आपको 4 उसके टाइप्स बताए, 4 रीजंस बताए जिनसे वो मेनली स्प्रेड होता है, बट उनमें भी अगर हम एक ये देखें कि सबसे ज़्यादा वो किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जिस तक बताया गया था कि इफ़ एनीवन इज़ मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ सो मेनी पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है, तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्प्रेड हो जाता है, बिकॉज एक ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है, और अगर एक से ज़्यादा पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उससे ये डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, जो फिर जो ड्रग्स एडिक्ट ले रहे होते हैं, उनमें जब वो ड्रग्स में एक एक इंडिविजुअल एक ही निडल का यूज़ कर रहा होता है, तो एट दैट टाइम भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है और बहुत ज़्यादा जल्दी ईजिली स्प्रेड हो सकता है। ऑल्सो जब हम चेक करवाने जाते हैं, ब्लड ट्रांसफॉर्म करवा रहे होते हैं, तब हमें उनको प्रॉपर जांच करवा लेनी चाहिए, और जब न्यू बॉर्न बेबी है उससे अगर इन्फेक्टेड मदर है तो हमें पता लगाना चाहिए। तो क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर जब ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो उस दौरान हम बाकी चेकअप कर सकते हैं। उसके प्रीवियस प्रोसेस करने से पहले हम चेकअप प्रॉपर करवा सकते हैं, जिससे थोड़ी सी चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट 2 रीजंस बताए गए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और ऑल्सो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उस दौरान ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस डिज़ीज़ के स्प्रेड होने की। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ मैं अभी, कि जो HIV और एड्स है ये बिल्कुल भी टच करने से या फिजिकल कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ बैठने से, एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करने से या एक दूसरे के साथ बातचीत करने से ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है। एंड ये स्प्रेड केवल बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी में अब हमारा फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड के थ्रू किसी और को हो सकता है। अदरवाइज़ बात करने से, बोलने से, एक साथ रहने से वो डिजीज़ नहीं स्प्रेड होती। ऑल्सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डिज़ीज़ है इसका कोई इलाज नहीं है, इस अभी भी इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनाई है। तो जिस पर्सन को होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो एट दैट टाइम उसे फिज़िकली और सोशोलॉजिकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट नहीं करना चाहिए फ्रॉम देयर फैमिली या फिर सोसाइटी से या फैमिली से उसे अलग नहीं कर देना चाहिए।
ऑल्सो जो ये सिम्टम्स हैं, यानी कि जो एड्स है उसके जो भी सिम्टम्स हैं और जो इन्फेक्शन और जो अपीयरेंस, मतलब कब उसे इन्फेक्शन हुआ है और जब वो उसके एड्स के जो सिम्टम उसे अपीयर होते हैं, इसमें एक बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। कभी कभी कुछ मंथ्स में ही उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं और कभी कभी कुछ सालों बाद सिम्टम्स दिखते हैं। अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर्स बाद भी इसके सिम्टम्स दिखते हैं। अब ये हमारी जो बॉडी है या फिर किसी पर्सन की बॉडी में अगर ये इन्फेक्टेड आ जाता है, इन्फेक्ट आ गया है, एंटर कर गया है बॉडी में, तो ये किस तरीके से वहाँ पर जनरेट होता है। आफ्टर गेटिंग एंटर, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस सबसे पहले जो फैगोसोमाको मैक्रोफैगोसाइट्स होती हैं, आरएनए में जो जीनोम है उसमें वायरस सबसे पहले जो अपनी आरएनए के जिस अंदर है वो रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करने के बाद इस आरएनए से वो एक वायरल डीएनए बना लेता है और देन वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड प्रोसेस के थ्रू वायरल डीएनए उसने बना लिया। आफ्टर दैट जो ये वायरल डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर देता है इन द होस्ट सेल डीएनए। जो पहले तो जिस भी पर्सन की बॉडी के अंदर है उसकी बॉडी में डीएनए होगा, तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो उसके अंदर मौजूद है, जो उस वायरस के अंदर आरएनए है, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है डीएनए में, एक वायरल डीएनए में। और देन इस वायरल डीएनए को जो नॉर्मल डीएनए है, जो इन्फेक्टेड डीएनए है, उसमें इनकॉर्पोरेट कर देता है और उस इनकॉर्पोरेशन के बाद उस सेल को वो क्या बता देता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो अब नेक्स्ट आरएनए बनेगा, बिकॉज डीएनए से आरएनए बनता है, देन रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तो जो अब ये डीएनए ही क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया बाय दिस वायरल डीएनए, तो इसकी वजह से जो अब आरएनए बनता है वो भी कैसा होता है, इन्फेक्टेड आरएनए यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एंड इस तरीके से इसकी एक साइकिल चलती रहती है और जो भी हमारी ये सेल्स हैं इनसाइड द बॉडी, अब उसमें क्या होता है, एचआईवी, उसे एक एचआईवी फैक्ट्री भी कह सकते हैं कि वहाँ पर डेली एचआईवी के वायरस जनरेट होते रहते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, ये वायरस एंटर कर देते हैं इन द टी लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि हेल्पर सेल्स होती हैं। वो किसमें को हेल्प करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स को बनाने में हेल्प करती हैं। और ये धीरे धीरे से टी लिम्फोसाइट्स के अंदर चला जाता है, रेप्लिकेट करने लगता है, अपनी प्रोजनी बनाना स्टार्ट कर लेता है। और जो ये वायरस है बढ़ता रहता है इन अवर ब्लड और धीरे धीरे जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको अटैक करता रहता है, उनको ख़त्म करता रहता है, जिसकी वजह से जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनसाइड अवर बॉडी और टी लिम्फोसाइट सेल्स, बिकॉज जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वो हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट सेल्स को डैमेज करता रहता है, जिसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो धीरे 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 रिड्यूस होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इस के वजह से होता क्या है कि जो पर्सन है वो बहुत छोटी छोटी डिजीज़ से, जैसे कि फीवर से, डायरिया से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होने लगता है और ऑल्सो उसका वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। जो डायग्राम आपको ऊपर दिखाया गया था, इस डायग्राम में बताया गया कि देखिए पहले तो यहाँ पर क्या है, एक रेट्रोवायरस है, वायरस है जो बॉडी से बाहर है, वो बॉडी से में अंदर आ जाता है और ये क्या है, एक वायरल आरएनए कोर है भी इसके चारों तरफ। और ये क्या कर रहा है, एक सेल के अंदर, एक एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई गई है, इस एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, आरएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है। आरएनए जैसे ही अंदर आता है तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन गया। आप देखिए वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएनए में बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्टेड हो जाता है। एंड देन ये जो वायरल डीएनए बना हुआ है, ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया इन द होस्ट जीनोम। अब जिस भी ह्यूमन के अंदर इसने अटैक किया, जिस भी एनिमल सेल में ये है, उसके न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, सेल्स के पास पहुंच गया, डीएनए के पास पहुंच गया। अब इस डीएनए को भी क्या कर दिया, इसने अफेक्टेड कर दिया और इस अफेक्टेड डीएनए से, जो कि होस्ट सेल को अफेक्ट कर दिया है इस वायरल डीएनए ने, जिससे जो भी अब न्यू आरएनए यहाँ पर जनरेट होते हैं वो वायरल आरएनए जनरेट होंगे और ये वायरल आरएनए न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि एक वायरस जो एंटर हुआ था उससे बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं और जो वायरस है जिसने एंटर किया था इनसाइड द बॉडी, उनको कभी कुछ नहीं होता, वो अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो और ज़्यादा प्रोजनी बना लेता है और ज़्यादा रेप्लिकेशन करता है और ज़्यादा जो वायरसेस है, एचआईवी वायरसेस है, उनको इंक्रीज़ करता है, उनके नंबर्स को बढ़ाता है। एंड बिकॉज जिस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है उस वजह से, और धीरे धीरे वो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट सेल को डैमेज कर देता है। और टी लिम्फोसाइट सेल जिसमें पहले ही बताया कि जो नॉर्मल डिजीजेज है लाइक डायरिया, फीवर, वेट लॉस, उससे भी वो पर्सन इन्फेक्ट होता रहता है और बल्कि
टी लिम्फोसाइट के डैमेज हो जाने के बाद वो पर्सन जो कि बहुत नॉर्मल डिजीज़, सच डिजीज़ जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, स्पेशली मीगोबैक्टीरिया से, वायरल डिजीज़ से, फंगी से एंड कुछ ऐसे पैरासाइट से जैसे ट्रोबोप्लाज्मा, इन सब चीज़ से मतलब बहुत ईजिली बच सकता था। बट बिकॉज अब क्या हो गया है, अब वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इम्यूनि डिफिशेंटी हो गई, उसके अंदर इम्यून है ही नहीं, इम्यून सिस्टम है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, जिस वजह से उसकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होती। एक नॉर्मल डिजीज़ेस से, नॉर्मल फीवर, नॉर्मल डायरिया या फिर नॉर्मल जो डिजीज़ेस हैं, कॉमन कोल्ड इनफैक्ट, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको। तो बिकॉज क्योंकि उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है, और इम्यून सिस्टम लॉस हो जाएगा तो दैट्स इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू सर्वाइव, राइट। तो बिकॉज इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया है, वीक हो गया, इस वजह से अपनी बॉडी को, अपनी इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। एक जो इसका टेस्ट है, यानी डीएनए कैसे पता चलता है, इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्बोन एस्ट्रिम। तो ये क्या होता है, एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम इसे एलीसा भी बोला जाता है, जिसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है कि किसी पर्सन को एड्स है या नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ज़रूर दिए जाते हैं, बट उनका इफेक्ट बहुत ही कम होता है, वो बहुत कम पार्शली ही अफेक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनको जब तक उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, जब तक टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, तब तक वो उनकी बॉडी को बिल्कुल डेथ से थोड़ा सा बचा कर रखता है। बट ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, इन द लास्ट पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं या फिर प्रिवेंशन ऑफ द एड्स, किस तरीके से हम बच सकते हैं, तो जैसे कि पहले भी आपको बताया कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो बिकॉज क्योर है ही नहीं इसका, तो प्रिवेंशन ही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले HIV इन्फेक्शन, क्योंकि बिकॉज ये कुछ नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, कुछ नॉर्मल पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, उन्हीं पैटर्न्स पे ये स्प्रेड होता है। जैसे कि और अदर नॉर्मल डिसीजेज़ होती है जैसे निमोनिया या टाइफाइड, ये उसकी तरह फैलने वाला डिजीज़ नहीं है, या वाटर या कंटामिनेटेड वाटर या फूड से होने वाला डिजीज़ नहीं है। कुछ नॉर्मल फिक्स इसके पैटर्न हैं जिनसे ये स्प्रेड होता है। सो उन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये डिजीज़ नहीं फैल सकती। जैसे कि आप बताया गया कि जब हम इंजेक्शन लेते हैं या फिर इन्फेक्शन जब हमें हो रहा है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट से, तो और ऑल्सो कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम चांसेस है, एक पुअर मॉनिटरिंग, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं इस सिचुएशन में, तब पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ट्रांसफ़र से या एक न्यू बॉर्न को उसकी मदर से हो जाए। क्योंकि ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तभी पेशेंट का कुछ इलाज वगैरह किया जाता है। तो ये तो थोड़ी सी कम चीज़ें हैं और इसमें बहुत ही कम चांस है, और वो होगा तो तब जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, प्रॉपर अच्छी तरीके से अगर जांच नहीं की गई, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑल्सो। या फिर एक और एक्सक्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं कि इग्नोरेंस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताई जाती हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और वो जो जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई गई कि आपको नहीं करना चाहिए, बट वही चीज़ें अगर वो बार बार रिपीट करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिसीज़ के स्प्रेड होने के। ऑल्सो डोंट डाई टू इग्नोरेंस, जिस तरीके से यहाँ पे कहा भी जाता है कि बिल्कुल सही भी है, कि अगर आप इग्नोर करेंगे सो जो प्रॉब्लम आपके पास है वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई भी सोल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा। तो इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है अब फॉर द एड्स कि किस तरीके से वो स्प्रेड होता है। ऑल्सो WHO ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो HIV स्प्रेड हो रहा है उसके इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को। बिकॉज जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ सेट तरीके हैं, उन्हीं के थ्रू ये स्प्रेड होता है। टाइफाइड या नॉर्मल डिजीज़ की तरह स्प्रेड होने वाला डिजीज़ नहीं है। तो अगर हम उन सेट पैटर्न्स को अगर सबको पता हो, उसके बारे में अवेयरनेस हो, ऑल्सो हम इग्नोर ना करके उसे हम ध्यान में रखें, तो ये डिजीज़ के जो होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऑल्सो जो
जब भी हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो देखिए जैसे कि ब्लड बैंक से हमें ब्लड चाहिए, तो उस दौरान जब भी हमें ब्लड चाहिए तो एक ऐसे सेफ ब्लड बैंक से ही जाकर हम ले और इंश्योर करें कि उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं है। ऑल्सो डिस्पोजेबल नीडल्स को बनाया गया कि जो नीडल्स है वो डिस्पोजेबल होती हैं। सिरिंज को भी डिस्पोजेबल बनाया गया जो कि प्लास्टिक, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। जब निडल यूज़ कर लिया जाते हैं तो उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। ऑल्सो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं लाइक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग्स अब्यूसेस। सो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज़ हैं उनको रोका जा सकता है। उसमें ही ये एक डिजीज़ ये भी है। ऑल्सो जो ड्रग अब्यूसेस उनको कंट्रोल किया जा सके, ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उसको कवर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, तब कहीं जाकर इस प्रॉब्लम को सही समझा जाएगा। ऑल्सो एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप, मतलब जो सेक्स की प्रोसेसेस होती है उसको एक कंट्रोल एंड ऑल्सो एक सेफ सेक्स के बारे में लोगों को बताएं कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो ऑल्सो जो सेफ सेक्स है एंड ऑल्सो प्रमोट किया गया कि डेली इन द सेंस एक रूटीन चेकअप होना चाहिए बॉडी का, कि अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम पहले से क्योर कर सकें। तो ये कुछ यहाँ पर सस्टेनेबल प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सूटेबल प्रोग्राम्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। ऑल्सो जो HIV या एड्स का जो वायरस है समटाइम्स क्या होता है, हिडन होता है, दिखाई नहीं देता है काफ़ी, और एक से दो लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्प्रेड हो जाता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर है एड्स, HIV है, लेकिन बहुत टाइम तक उसके कोई भी सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते, जिससे क्या होता है ये इन्फेक्शियस पर्सन को, एक पर्सन को जो इन्फेक्शन है उससे अदर पर्सन को भी फैल सकता है। और तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ऐसे पर्सनस हैं जिनको ये प्रॉब्लम है या ऐसी डिजीज़ हो गई है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ एक सिंपैथी रखनी चाहिए, और ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उन्हें सोसाइटी से हटा दें। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जिन्हें डिजीज़ हुई है वो अब उनसे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो कितना भी उसका इलाज करवा लिया, फिर कितना भी अपनी प्रॉब्लम्स या गलतियों पे अब वो पछताएं, लेकिन अब उनको बिल्कुल भी इससे ठीक होने के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है उनके पास। सो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऑल्सो हम जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करे, समझे इसके बारे में, और अगर इस प्रॉब्लम को हमें हटाना है तो एक कलेक्टिवली जुड़ना चाहिए। एक कलेक्टिवली जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक इस डिसीज़ का कोई भी क्योर नहीं है। बिकॉज जब कलेक्टिवली हम सब एक साथ इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे, इसके क्योर को समझेंगे, तभी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है। ऑल्सो ये जो प्रॉब्लम है अगर हम इसे टैकल करना चाहते हैं बाय द सोसाइटी, और ऑल्सो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ सोसाइटी या फिर एक सोसाइटी के साथ साथ जो मेडिसिनल फार्मासिस्ट या फिर मेडिसिनल टीम है हमारी, मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, उनके साथ साथ और सोसाइटी दोनों पे ही ये डिपेंड करता है कि इस डिज़ीज़ को होने से रोका जा सके। बिकॉज वैसे तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेस डॉक्टर्स के थ्रू ठीक हो जाती है, बट ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हमें अपनी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना है जिससे हर एक पर्सन को इसके बारे में पता हो और इस तरीके की जो डिजीज़ेस हैं उनको रोका जा सके, उन्हें स्प्रेड होने से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके।